के अलावा देखिए दुनिया पूरी ही एक साथ अब हाथ मिला के जो बात बैठी है हुई कि एक तरफ वो इंडिया है जिससे हम अलग इसलिए हुए थे कि तरक्की कर सकें, दूसरी तरफ हम यहाँ पर ये तग्गे खा रहे हैं, हम दर दर के ठोकरें खाने पे मजबूर हो गए हैं, पैसे मांगने पे मजबूर हो गए हैं। क्या वजूहत है कि वो आज इंडिया खुद मुख्तार है, वो आज देखते हो कि दुनिया के फैसले, दुनिया के हाँ ना के फैसले इंडिया से ऐसा होते हुआ कि इंडियन अगर कोई मुझसे बहस करने की कोशिश करता था या कोई इस तरह बात करता था तो मैं मजबूरन आगे से चुप हो जाता था, क्योंकि मेरे पास कोई जवाब। जिस ऑफिस में भी जाता हूँ हज़ारों नौजवान रोज़ाना की बुनियाद पर अपने बाहर जाने की कोशिश कर बात करते थे। पहले हम सोचते थे यार कश्मीर में क्या हो रहा है, फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, तो मैं रोना आता था कि यार कितना जुल्म हो रहा है, कि जुल्म उनके ऊपर ढाए जा रहे हैं। लेकिन जब अब अपने ऊपर हमारे ऊपर हो रहा है, या हम पाकिस्तानी बेहतर तरीके से जान सकता है कि वो पाकिस्तान के साथ असल में हो क्या रहा है। खैर अभी तो आम आवाम भी जान चुकी है जो कुछ हो चुका है पाकिस्तान के साथ, लेकिन ज़्यादातर जो मैं कहता हूँ इस हवाले से ओवरसीज़ पाकिस्तानी बेहतर हुए तो दंगों के बाद पाकिस्तानियों की मुसीबत अभी कम नहीं हुई थी कि तुर्की में भी पाकिस्तानियों पर बैन लगाने की मांग उठने लगी। ऐसे ही चलता रहा तो पाकिस्तानी अपने घर के दरवाजे से भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। पूरी स्टोरी यह है कि ऑलमोस्ट सारे देश रिफ्यूजीज से यानी कि दूसरे देशों से आए हुए शरणार्थियों से परेशान हैं और किसी भी कंट्री में हो रहे कांड या दंगों में पाकिस्तानियों का हाथ जरूर निकलता है। अभी तुर्की इसलिए परेशान है क्योंकि सीरिया से आए रिफ्यूजीज ने तुर्की में एक कुत्ते को जहर देके मार दिया और वो वीडियो तुर्की में वायरल हो गई। इसी पर तुर्की के लोगों ने अपना गुस्सा दिखाया कि ये रिफ्यूजीज आए दिन कुछ ना कुछ कांड करते हैं, इन्हें निकालो तुर्की से। ये बात सीरिया के रिफ्यूजीज लोगों को पसंद नहीं आई तो उन्होंने रोड पर दंगा करना स्टार्ट कर दिया, तोड़फोड़ की। ये देख तुर्की के लोगों को भी गुस्सा आया और वो भी रोड पे आ गए उनके अगेंस्ट। इस इंसिडेंट को लेकर वहाँ की विक्टोरिया पार्टी के लीडर ने ऐलान कर दिया कि हम जब सत्ता में आएंगे तो इन सीरियन रिफ्यूजीज को निकाल देंगे तुर्की से। ये न्यूज़ सुनते ही भिखारी मुल्क के चौधरी लोगों ने तुर्की के लोग और वहाँ की पार्टी को गालियाँ देना स्टार्ट कर दिया और इससे ऊपर तुर्की की औरतों को गंदे गंदे शब्दों का उपयोग करके ये कहने लगे कि सीरियन लोगों को तुर्की से कैसे भगाया जा सकता है और वो भी मुसलमान को मुस्लिम देश से। जब ये चीज़ें तुर्की के लोगों के सामने आई तो उनकी आंखें खुल गई और पाकिस्तानियों पर भी बैन लगाने की बात शुरू हो गई और ये कहने लगे वहाँ के लोग कि अब किसी भी पाकिस्तानियों को तुर्की में बसने और रहने नहीं दिया जाएगा। तो फाइनली कहीं ना कहीं से पाकिस्तानियों की हरकतें ऐसी हैं कि धीरे धीरे खुद के मुस्लिम देश पाकिस्तानियों पे बैन लगा रहे हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। जमहूरियत का राग लाते रहते हैं। यहाँ सॉरी टू से यहाँ कोई जमहूरियत नहीं है, यहाँ डंडे की हुकूमत है। जिसके पास डंडा है वो अपनी मर्ज़ी कर रहा है, कोई आईन नहीं है, कोई कानून नहीं है इस मुल्क के अंदर। जिसका दिल चाह रहा है उठा रहा है, जिसका दिल चाह रहा है किसी को गायब कर रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। वहाँ पे जो इदारे हैं, वहाँ पे जो जितने भी इदारे हैं वो एक आइन के अंदर रह कर अपना काम करती है। कभी आपने सुना है कि इंडिया के अंदर कोई मार्शल लगाओ? कभी आपने सुना है कि जी इंडिया में किसी भी इदारे का जो सरबराह है वो किसी मिलिट्री का बंदा हो? ऐसा नहीं है। वो अपने डोमेन में रहकर वो काम करती है और वह एक हुकूमत के पास फुल इख्तियार है कि वो उस अपने आवाम के लिए कुछ काम, उनके ऊपर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है कि वो आवाम के लिए अगर कोई काम करती है तो पीछे से डंडा आएगा, या वो कोई अपनी मर्ज़ी करती है तो पीछे से डंडा आएगा, ये काम करो नहीं ना करो, अगर ना किया तो हम आपकी हुकूमत उलट देंगे। ऐसी उनको डर नहीं है। वह आप देखते हैं कोई भी अगर अभी तो आपको पता है जो सिनेरियो चल रहा है, यकीन करें बात करते हुए भी डर लगता है कि अभी हम ये एक मिसाल हम देखते थे। बात करते थे पहले हम सोचते थे यार कश्मीर में क्या हो रहा है, फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, तो मैं रोना आता था कि यार कितना जुल्म हो रहा है, कितना। हम कहते थे कि उनके पास आज़ादी नहीं है और उनको जो है उनके जुल्म उनके ऊपर ढाए जा रहे हैं। लेकिन जब अब अपने ऊपर हमारे ऊपर हो रहा है, यार हम कहते थे कि हम आज़ाद है, लेकिन असल में हम भी आज़ाद नहीं हैं।
हम इस मुल्क के अंदर, अभी मैं बोलते हुए बहुत कुछ सोच सोच के बोल रहा हूँ कि इसका मुझे हो सकता है कोई उल्टा रिजल्ट भी मिल सकता है, कुछ ना भुगते तो बड़ा अभी, क्योंकि अगर ये एक आज़ाद मुल्क होता तो मैं एक आज़ाद शहरी होता, तो मैं आज़ादी से अपने फ्रीडम एक्सप्रेशन मुझे होता तो मैं आज़ादी से सब कुछ बयान कर सकता। लेकिन अब मजबूरी के साथ मैं चाहते हुए भी कुछ नहीं बोल सकता। तो आप हम जो कहते जी थोड़ी सी अरसा गुजरता था जी, इंडिया पाकिस्तान से ये लड़ाई झगड़े से उन्होंने अपने मुल्क में अपने अवाम के लिए काम किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान के ऊपर हमला करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उस चीज़ को उन्होंने नहीं भेजा। इन्होंने इमोशनली पाकिस्तानी अवाम को इमोशनली तौर पे इंडिया के साथ उसमें रखा, इमोशनली तौर पे उन्होंने असल काम किया अवाम के लिए, उसने ग्रास रूट लेवल पे काम किया। $3 अरब अभी हमें जो कर्जा मिला है, ये कहते हैं जी उस पर ये शादियाने कर्जा, और वो भी हमने सूदों के साथ चुकाना है, और वो हम लोगों ने हमने हमारे आने वाली नस्ल ने वो अदा करना है। उसके ऊपर ये शादियाने ऐसे बजा रहे हैं कि पता नहीं इन्होंने कौन सा ब्लंडर मार दिया। आप इंडिया की सिर्फ उनके उठा ले कि उनके पास कितने $1 अरब के ज़हायर पड़े हुए हैं, तो आप हैरान रह जाएंगे जी। बिलियन डॉलर्स के पड़े हुए हैं उनका। सिर्फ आप देख लें कि कितनी अब जो बाहर ममालिक के जितनी भी इंडस्ट्री है, जितने भी बाहर ममालिक के जो कंट्रीज़ है, वो उस मुल्क के अंदर क्यों अपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है? क्योंकि उनको पता है कि इस मुल्क में जब वो इन्वेस्टमेंट करती है तो उनको फ़ायदा है, वहाँ उनको मार्केट नज़र आती है। यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। यहाँ पे हमने एक ऐसा निज़ाम बनाया हुआ है कि यहाँ पे वो कोई भी इदारा आता है, पहले जो है वही बंद हो रहे हैं, तो बाकी किधर से आएंगे? यहाँ पे सुजुकी बंद हो गया, फैसलाबाद में मैं एक टाइम था कोरोना के बाद, और कोरोना के अंदर एक ऐसा टाइम था कि फैसलाबाद में मज़दूर नहीं मिल रहे थे, सिर्फ वो मिल्स वगैरह को, और इसको आज वो फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी है, रो रहे हैं हम, कहाँ जाएँ? ठीक है, मैं क्योंकि मेरा तो ओवरसीज़ मेरा चक्कर लगते रहते हैं इमिग्रेशन के ऑफिस, और वो मैं जिस ऑफिस में भी जाता हूँ हज़ारों नौजवान रोज़ाना की बुनियाद पर अपने बाहर जाने की कोशिश कर रहा है। वो इस वजह से वो लुट भी रहे हैं, कहीं ना कहीं से 4 लाख 5 लाख 6 लाख एक आम से वीज़े का उनको पता है। यूनान की कश्ती सबसे पहला क्यों? एक आवाम मेरे जैसे नौजवान को, जो मैंने यहाँ तालीम हासिल किया, मैंने यहाँ सब कुछ किया, मुझे अपना जो मुस्तकबिल है वो यहाँ रोशन नहीं दिखाई दे रहा, तो मैंने बाहर का रुख इख्तियार करना है। जब मुझे मेरा मुल्क में ही मुझे सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, जब मेरे मुल्क में ही मैं महफूज नहीं हूँगा, तो मैं तो बाहर लाजमी जाऊँगा। मैं क्या करूँगा इस मुल्क के अंदर? हम कहते हैं जी वो अंग्रेज़ों का मुल्क है, यहूदियों का मुल्क है, तो वहाँ अंग्रेज़ों यहूदियों का मुल्क तो इनसे बेहतर हो गया। कम से कम वहाँ आप महफूज तो हो, वहाँ पे आपको तो हिफाजत तो है, आपको कम से कम सिक्योरिटी फील है, आपकी एक ज़िंदगी बनती है, आपके पास पैसा है, आपका मुस्तकबिल है। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। आप कभी ये देखें कि पूरी दुनिया 8-10 साल पूरी दुनिया ने मेहनत की मोदी को हटाने के लिए, दुनिया के पैसे भी लगे, वक्त भी लगा, उनके कारोबार तब बर्बाद किए हैं मोदी ने। ठीक है, जो कमीशन वाले होते हैं ना, करप्शन वाले, तो अगर मोदी फिर 5 साल के लिए आ जाता है तो आप समझे वो तो फिर खत्म ही हो जाएंगे ना, वो तो बिल्कुल नील बटा नील हो जाएंगे, उनकी ना कोई पहचान रहेगी ना हैसियत रहेगी। CIA है, क्लिंटन का बाल है, जॉर्ज सोरोस ने तो खुल क्या क्या बोला है कि मेरे $25 बिलियन की जितनी जायदाद है मैं पूरी की पूरी लगा दूंगा मोदी को हटाने के लिए। अब जॉर्ज सोरोस की NGO है ओपन सोसाइटी फाउंडेशन। ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से किस किस को पेमेंट्स जाती है ये तो सभी को पता है। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से लेके आपके ओबामा तक भी जाती है, इसीलिए तो ओबामा ने दी ना अभी स्टेटमेंट इंडिया के खिलाफ। ओबामा ये भी तो बताया ना कि उस इंटरव्यू के लिए उसने $4 मिलियन लिए थे जॉर्ज सोरोस की NGO से। मुफ्त में देता है ओबामा इंटरव्यू।